अभी आज हम करेंगे टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी 10th क्लास का पहला चैप्टर होता है और बिल्कुल पहली क्लास है। इसमें हम 3.1 को भी ध्यान में देंगे और आज हम एक इसका बेसिक जो होता है वो हम स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हमारी जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, तो आज से ही हम इस पहले चैप्टर से ही पूरा इसके ऊपर ध्यान देंगे, जिससे कि हमारे साल खत्म होते होते ये हमारे इतने मजबूत हो जाएं सारे चैप्टर, सारी एक्सरसाइज। ठीक है, और आज आपको एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आज से आप स्टडी स्टार्ट करते हैं और पूरा हमारा 6 महीने के अंदर कोर्स पूरा हो जाता है और फिर अगले 6 मंथ में हम उसकी रिवीजन अदर जो हमारी हेल्प बुक होती है उनके थ्रू करते हैं, जो हम आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है और कई वीडियोस में भी आपने देखा होगा, टू वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई की फॉर्म, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सपोज हमने एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। मान लो ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि एक्स वाई टू वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन ली जाती हैं और एक्स माइनस वाई, ठीक है, दो इक्वेशन कब ली जाती है? जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं सॉल्व करने को। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर एक वेरिएबल होता तो एक ही इक्वेशन से उसका आंसर आ सकता था, बट यहाँ पर है हमारे टू वेरिएबल, तो इसीलिए यहाँ पर दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे मान के चलो कि हमारे पास आपकी क्लास 10th है। 10th क्लास में मान लो टोटल 10 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। अब मैंने कहा कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के 10 हैं। भाई क्लास में 10 बच्चे हैं, अब हमें नहीं पता कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, तो हमने ये माना x लड़कियां हैं और y लड़के हैं, दोनों को जोड़ा, x जो बॉयज है, y जो गर्ल्स है, दोनों को प्लस करा, कितना आया 10। और फिर हमने बताया कि जो चलो बॉयज को x ले लो, किसी को कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, अब लिख दिया बॉयज। और मान लो बॉयज जो है वो गर्ल्स से 2 ज्यादा है, बॉयज जो है वो गर्ल्स से कितने ज्यादा है? 2। यानी दोनों को अगर हम प्लस करें, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज अब हमने यहाँ x लिए हैं और गर्ल्स को हमने y लिया है, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 10 बच्चे हो रहे हैं। और अगर हम बताएं कि बॉयज जो है वो गर्ल्स से 2 ज्यादा है, तो बॉयज माइनस गर्ल्स इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा नंबर है तो इसको हम नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि बॉयज हैं 6 और गर्ल्स हैं 4। बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी है? दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा? 10, और दोनों को माइनस करें कितना आएगा? 2। तो क्या यहाँ हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है पूरी? अब ये तो मैंने वैसे ही सोच के बता दिया, लेकिन इसको सॉल्व करके कैसे निकालेंगे वो हमने इस चैप्टर में पूरा सीखना है। किस तरीके से हम यहाँ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। बट उसको भी सीखने से पहले हम यहाँ इन इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहेंगे, तब उसके बाद इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब क्या सीखना चाहेंगे वो उसके बारे में बात अब हम यहाँ करेंगे। पहले तो ये जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये इनको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर। अब लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो लीनियर वर्ड है उसमें एक चीज आ रही है, लाइन, LINE, लाइन, मतलब ये लाइन की इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन जो हम कह रहे हैं ये लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ एक्स वाई की जगह वैल्यूज पुट करता जाऊं तो हमारी एक लाइन बन जाएगी, जो मैंने आपको कहा था कि ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ग्राफ भी हम सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक जो रिवीजन क्लास है, एक और क्लास हमने सेम चीज की लेनी है आज, इसी वजह से आज हम ग्राफ नहीं कर पाएंगे, तो एज पॉसिबल एज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये समझ आ गया हो कि ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है, जो दूसरी इक्वेशन थी उससे दूसरी लाइन बनती है।
सपोज ऐसे ही मैं तुक्के में बना देता हूं कि एक लाइन तो ये बन रही है, ठीक है ना, और दूसरी से लाइन मान लो ये बन रही है, ये मान लो इससे बनी लाइन और ये लाइन मान लो इससे बनी, दो लाइनें बन गई। अब ये जहां एक दूसरे को काट देंगी वहीं एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू हो गई और ये वाई की वैल्यू हो गई। अब जो दो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे को एक ही जगह काट सकती हैं, एक से ज्यादा जगह तो नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, तो इंटरसेक्ट कितनी जगह करेंगी वो एक ही जगह पर। तो अब हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। जैसे पहली इक्वेशन जो थी उसका नाम हमने रखा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी का नाम रखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड नाउ हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये यहां से इनको हटा के और इधर इक्वल लगा सकते हैं। दो तरीके से इन इक्वेशंस को लिखा जाता है, एक जिसमें x वाली वैल्यू भी y वाली वैल्यू भी और जो अकेली वैल्यू होती है बिना x y के तीनों इधर होते हैं। जैसे हमने इस वाले में देखा था, अगर मैं यहाँ ऐसा लिखता x प्लस वाई और 10 को यहाँ लाके माइनस कर देता, तो इसमें देखो तीनों एक ही तरफ हो गए और इस राइट हैंड साइड में क्या बच गया, सिर्फ 0। इसको भी ऐसे कर सकता हूँ x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी तीनों इधर हो गए। तो ये a1x b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो कंडीशन थी ये वाली, ये कंडीशन है हमारी ये वाली। तो दोनों ही ठीक है, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम अपनी दोनों इक्वेशन को चेंज कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे हम क्या करेंगे, a1 के अपॉन में a2 रखेंगे। पहले तो a1 a2 है क्या मैं बता देता हूं। जो x के साथ होता है वो a1, x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में जो होता है उसका नाम रख देते हैं हम a2। y के साथ वाले को b1 और b2 कहेंगे अलग अलग इक्वेशन में, और अकेले को हम c1 और c2 कहेंगे अलग अलग इक्वेशंस में, ठीक है। इधर भी यही कहेंगे, बात एक ही है, बस ये इक्वल के इधर है c1 c2, इसमें c1 c2 इक्वल के लेफ्ट साइड में है। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, फिर जब हमारे पास ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड हो जाएंगे तो हम इनको इस तरीके से अपॉन में रख के देखेंगे। c1 c2 भी हमने ले लिया। जब तीनों को हम निकाल लेंगे और इन तीनों को हम जो है रेशियो में चेंज कर देंगे, यानी बटे में रख देंगे, तो हमें फिर चेक करना है क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। हम कहेंगे नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आया, इक्वल, तो फिर c1 c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। भाई नहीं आया वहीं छोड़ दो, कह रहे जी c1 c2 की अब मुझे जरूरत ही नहीं। जब a1 a2 इक्वल नहीं आ रहा b1 b2 के, तो c1 c2 आए या ना आए क्या ही फर्क पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस केस में आप बोलोगे कि पहला केस बनेगा, इस केस में आप लिखोगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख के बताऊंगा, कि समीकरणों के एक अद्वितीय हल है, यानी इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ये जो दो इक्वेशन है इनका एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों एक सॉल्यूशन क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन 1 और 2 बनी है, जहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आया, तो वो नहीं आने का मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां आंसर आता है, और एक आंसर आता है, क्योंकि दो लाइनें एक दूसरे को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब इनका आंसर एक आंसर आएगा, एक आंसर तो सिंगल आंसर आएगा। यहाँ एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। तो इसलिए यहाँ पर इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, फिक्स है। यानी लाइंस कैसी हैं?
यानी अब हमें लिखेंगे तो लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यानी अगर मैं वैसे बताऊं तो ये लाइनें कैसी हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। हिंदी में बोलते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर हम इंटरसेक्टिंग के अकॉर्डिंग सॉरी लाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अगर हम कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। तो ये पहले आपके पहला केस बन गया। अब हम आते हैं दूसरे केस में। सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में आप देखते हो A1 अपॉन A2 जो आपने निकाला वो B1 B2 के अब की बार बराबर आ जाता है, आ गया बराबर। अब दोनों अगर इक्वल आ गए हैं तो अब चेक करना है C1 C2 को भी, क्या वो भी इक्वल है। तो दो केस बनेंगे, या तो यस या नो। तो पहले यस वाला ले लेते हैं। जब तीनों A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब होता है इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। यानी इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं तो आप वीडियो में सुन तो सकते ही हो कि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी इतने हल हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो लाइंस के अकॉर्डिंग बताता हूं। ऐसा जब होता है जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, बिल्कुल उसके ऊपर ही ऊपर आ जाती है। तो जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है तो जहां भी आप अपना हाथ रख दोगे वो सब जगह सारे के सारे पॉइंट हमारे क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। भाई जब लाइन पहले क्या था, लाइन से लाइन क्रॉस कर रही थी तो एक सॉल्यूशन आ रहा था, अब लाइन पे ही लाइन है तो इतने सॉल्यूशन है कि आप उनको गिन ही नहीं सकते, यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइंस आर, लाइन कैसी है, लाइन पे लाइन है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे संपाती हैं। लाइन पे लाइन है तो इक्वेशंस के क्या है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है और लाइन पे लाइन आ रही है। और अगर हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखें तो सेम वही लाइन आएगी कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे केस में। जब A1 A2 तो इक्वल होता है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं होता। इस केस में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। जब A1 A2 इक्वल आ जाए B1 B2 के, लेकिन C1 C2 इक्वल ना आए तो हम क्या बोलेंगे कि इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन। क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हम लाइन बनाएंगे तो लाइनें पैरेलल आ रही हैं। लाइनें क्या आ रही हैं, तो जो पैरेलल लाइनें कभी मिलती हैं आपस में, बताओ, पैरेलल लाइन तो कभी मिलेंगी नहीं, चाहे इसको यहां जितना मर्जी खींच दो, यहां जितना मर्जी खींच दो, कभी नहीं मिलती हैं, बिल्कुल पैरेलल रेल की पटरी की तरह रहती हैं, ठीक है। तो जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो कभी नहीं मिलेंगी तो आंसर भी कभी नहीं आएगा, सॉल्यूशन भी कभी नहीं आएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल और इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वैसे देखें कंसिस्टेंसी में तो इक्वेशंस आर अब आई है इनकंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है ना, तो ये कंसिस्ट नहीं करती हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती फिर तो, ठीक है ना। तो ये तीन केस बनेंगे, तीनों केसों को ध्यान से देखना है। पहले केस में हमने आपको समझाया, देखो दोबारा से बता देता हूं। पहले केस में हमने बताया कि जब A1 A2 नॉट इक्वल आ जाए B1 B2 के, तो C1 C2 को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइंस एक ही जगह काटती हैं, यानी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर इक्वल आ जाए
तो फिर C1 C2 को चेक करना है, वो भी इक्वल आ जाए तो लाइंस आर कॉन्सिडेंट, लाइन पे लाइन है, इसीलिए इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, आंसर तो आ ही रहा है। तीसरे केस में C1 C2 इक्वल नहीं आता और A1 A2 B1 B2 इक्वल होते हैं, तो ये हो गई लाइन नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो कभी नहीं मिलेंगे, तो कभी भी उनका आंसर नहीं आएगा। अब ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना, एक केस में इनकंसिस्टेंट होता है, ऊपर के दोनों केस में कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो लाइन के हिसाब से भी बता दिया आपको। अब हम इसका एक एग्जांपल लेकर के क्लास को शुरू करते हैं, ये आपने अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, 5x + 3y = 8, ठीक है, 10x + 6y = 5। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब बोर्ड में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर एक नंबर में आता है तो लिखना मैटर नहीं करता, आपकी समझदारी मैटर करती है। लेकिन अगर एक नंबर में नहीं आता, 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो कैसे बताना है? सबसे पहले यहाँ पे लेट लिखो। लेट का मतलब है ये इक्वेशन का जो हमने नाम रखा है 1 और 2, वो लेट से शुरू करते हैं, तब इसका नाम हम रख सकते हैं। ठीक है, एक एक बात पे ध्यान देना कैसे मार्क्स 10th में लिए जाएंगे। फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस 1 and 2 विद, किससे करेंगे? A1x B1y C1 and A2x B2y C2 रिस्पेक्टिवली। समझ आ रही है बात? इसका कहने का मतलब क्या है? पहली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया गया है, दूसरी इक्वेशन को इससे कंपेयर किया गया है। इसमें ध्यान दो, C1 C2 राइट हैंड साइड में, तो मैंने देखो इसमें C1 C2 भी राइट हैंड साइड में लिए हैं। अगर इसमें C1 C2 लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में, जैसी इक्वेशन है उस हिसाब से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, या तो दोनों लेफ्ट में हो, या दोनों जो C1 C2 है, या तो दोनों में जो राइट साइड में हो, या दोनों में लेफ्ट साइड में, एक तरफ होने चाहिए। तो वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिला, तो ध्यान देंगे, यहाँ से हमें A1 मिला है 5, B1 मिला है 3, C1 मिला है 8, A2 मिला है 10, B2 6, C2 5। ठीक है, अब हम चेक करेंगे A1/A2। A1/A2 रखो, 5/10 रखा, काटा तो आया 1/2। फिर B1/B2 रखा, 3/6, काटा आया 1/2। यानी A1 A2 B1 B2 इक्वल हो गए। तो अब मुझे C1 C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 8/5, ये नहीं कट रहा और ना ही आंसर इसके इक्वल आ रहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेयर हमें यहाँ पता लगा कि A1/A2 तो इक्वल है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। यानी अगर लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस आर पैरेलल, यानी अगर ग्राफ पे बताऊं तो दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं, इस तरह यार पैरेलल लाइनें कुछ ऐसे, दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल हैं। आ रही है समझ में बात? और अगर कंसिस्टेंसी के हिसाब से पूछता है तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा चेंजेस अब इसी क्वेश्चन में करना चाहता हूं, मान लो मैं यहां पर 16 लिख देता, तो यहां पर कितना आ जाता? 5 की जगह 16 आ जाता। तो यहां पर भी क्या आ जाता? 5 की जगह 16 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 आ गया, यानी A1 A2 भी 1/2 आ रहा है, B1 B2 भी 1/2 आ रहा है, C1 C2 भी 1/2 आ रहा है, तीनों ही इक्वल आ गए। तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा और लिख देंगे द इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। यानी लाइंस आर कॉन्सिडेंट। लाइंस कह रही है कैसी हैं? कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट बोल सकते हो। यानी अगर हम लाइंस को बना के दिखाएं तो लाइन पे लाइन है, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन है। और अगर हम इसको अब कंसिस्टेंसी के हिसाब से बोलें तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसी हैं?
कंसिस्टेंट है। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, सेम इक्वेशन को। बार बार हम क्या इसको आपको 3 सॉल्यूशन नहीं दिखा सकते इतना। यहाँ 3/5 कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी फिर हम यहाँ पर भी फिर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। इधर भी 5 आ गया, इधर भी 3/5 आ गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A1 A2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो जब A1 A2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि A1 A2 आ रहा है 1/2 और B1 B2 आ रहा है 3/5, अब दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे हैं, तो C1 C2 को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब लिख देंगे इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका। और लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो वहां पर एक आंसर जरूर आएगा। और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इसमें भी इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो इस तरीके से इसको चेक किया जाता है पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस क्लास में बहुत कुछ सीखा आपने, और ये अब हमारा कंटिन्यू रहेगा। हर क्लास में हम हर चैप्टर आगे आगे इसको करते जाएंगे। अगली क्लास में हम जरूर ग्राफ बनाना सीखेंगे। हर साल 5 मार्क्स का एक ग्राफ आता है क्लास 10th के अंदर। इस साल भी आया था। आपको हम वो पहले हम ये कराएंगे, फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपके 5 मार्क्स हो गए सिक्योर। ठीक है, थैंक यू।